हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं परमाणु के बारे में। ठीक है, आज हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या है, किस तरीके से ये, इसका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, परमाणु के बारे में कई रिसर्च हुई। तो ये सब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले जो मत प्रस्तुत किया था उसे हम देख रहे हैं। देखो, परमाणु, एटम। ठीक है, डाल्टन डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा है, अविभाज्य कण है। क्या है, डाल्टन के अनुसार क्या है, परमाणु एक अविभाज्य कण है। किनके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। और सब परमाणु के बारे में सबसे पहले जो बोलने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, डाल्टन थे। कौन थे, डाल्टन। डाल्टन ने इस थ्योरी को 1808 में दिया था। किस में दिया था, 1808। और 19वीं सदी तक यही मानना रहा था कि परमाणु कैसा है, आपका अविभाज्य कण है, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन 19वीं सदी के खत्म होते होते 20वीं सदी में रदरफोर्ड और जे जे थॉमसन ने अपने प्रयोगों के आधार पर आधार पर यह सिद्ध कर दिया, परमाणु विभाज्य है। परमाणु कैसा, विभाज्य, मतलब हम जिसे विभाजित कर सकते, अलग अलग खंड इसके कर सकते परमाणु के। ये बात किसने कही थी, ये बात कहने वाले जो रदरफोर्ड और जे जे थॉमसन थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु जो बताया था, वो परमाणु का आकार बताया, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से इसका आकार बताया। परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, आगे परमाणु परमाणु उदासीन कण है। अब परमाणु के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद इसमें डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे कैसे उदासीन है। तो हम ये पॉइंट पहले ये देख रहा हूं कि परमाणु जो है वो उदासीन कण होता है। मतलब इस पर पूरे परमाणु की बात करें तो पूरा परमाणु आपका उदासीन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। अगर हम इस नाभिक की बात करें तो ये कैसा है, परमाणु का नाभिक धनावेश है। कैसा होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये परमाणु का सेंटर, ये आपका कैसा होता है, नाभिक, ये धनावेशित होता है। उसके बाद ये अगला पॉइंट है, परमाणु किसी भी द्रव्य का सबसे छोटा कण है। परमाणु जो है वो किसी भी द्रव्य मीन्स होता है कोई पदार्थ, और किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। क्या कण है, परमाणु। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण हम मान सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं जो आपका विभाज्य की थ्योरी दी थी, रदरफोर्ड और थॉमसन ने जो विभाजन का सिद्धांत दिया, उसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं मान लो इसमें एक परमाणु मैंने बना लिया। अब इसे हम, ये आपका किसका रहा, कार्बन का, 6C12। ठीक है, अब ये मैंने कार्बन का परमाणु मान लिया। ठीक है, कार्बन का परमाणु मान लिया। अब ये बात पता होनी चाहिए कि नाभिक में जो कौन रहता है, परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन आपका आवेश रहित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन रह सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर ये प्रोटॉन के साथ रह सकता है। अब बात आ रही है इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। परमाणु के क्या है कि चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती, उनमें क्या करते, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इस तरह से कुछ कक्षाएं होती। देखो, इसमें परमाणु की पहली कक्षा जो है परमाणु की, वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन। परमाणु की प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। उसके बाद यदि हम बात करें, अच्छा इन कक्षाओं के नाम भी हम बता दें। देखो, इस वाली कक्षा का जो नाम है पहली, ये आपकी के है, और इसे हम के कोष भी कहते हैं, कोष बोलेंगे। तो ये जो परमाणु की पहली ये वाला जो है ये कक्षा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोष कहेंगे, कोष सेल। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सेकंड वाली है, इसे हम एक नाम देंगे। देखो, हम 4 कक्षाएं इसकी बनाएंगे, इसकी हम एक और कक्षा बना रहे हैं, जिससे सब कुछ डिटेल से हो जाए।
ठीक है। तो परमाणु की जो पहली ये वाली कक्षा, इसे नाम दिया गया के। ठीक है, के कोष, के कोष पहले वाले को। दूसरा वाला ये है, इसे हमने दे दिया नाम एल। ये क्या नाम दिया? एल। ठीक है, उसके बाद हमारा ये तीसरा वाला है कोष, इसे नाम दिया मैंने आपका एम। क्या नाम देंगे? एम। और ये जो चौथा वाला है, इसे मैंने नाम दिया है एन। तो के एल एम एन। हालांकि परमाणु में और भी कोष होते हैं, लेकिन हम जहां तक है चर्चा हम 4 कोषों की ही करते हैं। इसमें और भी परमाणु में कोष होंगे आपके, लेकिन हम चर्चा कितने की करेंगे? 4 की। अब देखो परमाणु में क्या है कि आपके के एल एम एन 4 कोष हो गए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो 4 कोष हो गए। अब कोष के अंदर ही क्या होते? उपकोष होते। इलेक्ट्रॉन हम अभी फिल कर देंगे। कोष के अंदर क्या होते हैं? आपके उपकोष होते हैं। क्या होते? उपकोष। तो पहले कोष में आपका एक उपकोष होता है, जिसे हमने नाम दिया एस। पहले कोष में क्या है? एक उपकोष है, और इसे हम नाम देते एस। क्या नाम दिया? एस। दूसरा वाला कोष है, इसमें आपके 2 उपकोष होते हैं, एस और पी। दूसरा वाला जो कोष बना है सेल, उसमें आपके 2 उपकोष है। कौन कौन से? एक एस उपकोष है और दूसरा आपका पी उपकोष है। कहने का मतलब ये है, दूसरी जो सेल है, दूसरा आपका सेल, उसमें आपके दो की साझेदारी है। किस किस की? एक एस की है और दूसरी पी की है। अच्छा, तीसरे वाले में आपका है एस और पी और आपका डी। तो तीसरे वाले में 3 की हिस्सेदारी है, एस पी और डी। 3 उपकोष है, एस पी डी। अगर हम यही चौथे वाले की बात करें, तो इसमें एस पी डी और एफ। इसमें चौथे वाले में कितने उपकोष होते हैं? 4 उपकोष होते हैं। चौथे वाले में कितने उपकोष होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो हमने उपकोष, इसके कोषों को दिखा दिया कि के एल एम एन, ये इसके 4 कोष होते हैं, और 4 कोषों के अंदर अलग अलग उपकोष होते हैं, जो मैंने सब सेल बता दिए। यहाँ पर पहले वाले में आपका पहला वाला कोष है, उसमें एक उपकोष है जिसका नाम एस है। दूसरा वाला है आपका कोष, उसमें आपके 2 उपकोष है, एस और पी। क्या है? एस और पी। और तीसरे वाले में आपके 3 उपकोष हैं। देखो मैं बता दूं, जितना कोष नंबर होगा उतने ही उसमें उपकोष होंगे। जितना कोष नंबर होगा उतने ही उसमें उपकोष होंगे। ये सब चीज डिपेंड कर रही है किस पर? एन पर डिपेंड कर रही है। किस पर कर रही है? एन पर। अगर एन, देखो यहाँ पर हम एक नंबर लिया मैंने, देखो यहाँ एन से डिनोट करते, जो है कोष को हम एन से व्यक्त करते। किससे? एन से। तो इसमें देखो 1 नंबर की अगर बात करूं, तो मैं प्रथम कोष की बात कर रहा हूं। एन बराबर मैंने 1 लिया है, तो यहां पर ये मैं प्रथम कोष की बात कर रहा हूं। अब प्रथम कोष की कर रहा हूं, तो इसमें एक ही आपका कोष होगा। और यदि मैं एन बराबर 2 ले लूं, कितने ले लूं? एन बराबर यदि मैं 2 ले लूं, तो 2 लेने पर हमें यहाँ पता चलता है, एन बराबर जब मैंने 2 लिया है, तो इसमें कितने उपकोष है? 2 उपकोष है। यदि एन बराबर मैं कितना ले लूं? 3, तो 3 लिया, तो इसमें आपको पता चला कि तीसरे कोष में 3 ही उपकोष है। तीसरे कोष में कितने? 3 ही उपकोष है। यदि एन बराबर मैं 4 ले रहा हूं, यहाँ पर एन बराबर 4 ले रहा हूं, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि चौथे कोष में 4 ही उपकोष होते हैं। ठीक है, सब सेल बोलेंगे ना। तो हमने कोष और उपकोष के बारे में यहाँ पर देख लिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन भर रहे थे हम, यहाँ फिल कर रहे, तो पहले वाले कोष में आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं। किस रूल से? ये हमारा 2n² रूल है। क्या है? 2n² नियम से। यहाँ पर हम देख रहे हैं, चलो यहाँ पर देख ले। यहाँ पर 2n² से हम फाइंड करेंगे कि पहले वाले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो पहले वाले कोष में यदि हम n बराबर 1 रख रहे हैं, तो रखो यहाँ पर n बराबर 1 आप, तो इसमें रखो 2 × 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 × 1 बराबर 2।
तो पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। 2 पर क्या है, ये 2 जब इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो क्या करेगा, ये हीलियम का स्थायी संरचना धारण कर लेगा, और स्थायी संरचना धारण करने के बाद फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ये फिर इनएक्टिव हो जाता, कह सकते हैं कि ये न तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और न इलेक्ट्रॉन लेगा। किस कंडीशन, जब उसकी कंप्लीट हो जाती है उस कंडीशन में, ठीक है। और अब हम देखो बात कर रहे हैं n बराबर 2 की। n बराबर आप 2 रखोगे तो यहाँ पर किस में, दूसरे कोष में। हम दूसरे कोष की बात करें, दूसरे कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो दूसरे कोष में हम 2n² रूल से देखेंगे, 2 और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 × 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 8 जा सकते, 8 से ज्यादा नहीं जा सकते। किस कोष में, दूसरे वाले कोष में। अच्छा, दूसरे कोष में आपके 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यदि हम n बराबर 3 रखें, n बराबर 3, ये हम चर्चा कर रहे तीसरे वाली, तो यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 9, और ये आपके जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे वाले में मैक्सिमम कितने जा सकते, 18 जा सकते इलेक्ट्रॉन, 18 से ऊपर नहीं जा सकते तीसरे कोष में। अब देखो आगे बात कर रहे हैं हम, n बराबर 4 रख लें अगर, देखो n बराबर यदि हम 4 रख लें तो कितने रहेंगे, देखो 2 × 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रहेगा 2 × 16, और यहाँ पर हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। चौथे वाले कोष में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पता किया कि किस कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। तो अब कोष की बात मैंने कर ली, अब कोष के अंदर उपकोषों की और बात कर लूं मैं, देखो उपकोष की बात कर लूं तो SPD/F 4 उपकोष मैंने बता दिया आपके। देखो पहले वाले कोष में एक ही उपकोष है जिसे नाम दिया मैंने S, क्या नाम दिया, S नाम दिया। दूसरे वाले में आपके कितने उपकोष हैं, 2 उपकोष हैं जिन्हें मैंने नाम दिया S और P, और तीसरे वाले में कितने आपके S, P और D है। चौथे वाले की यदि मैं बात करूं, चौथे वाले में आपके कितने हैं, SPD/F है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन भरने की। तो देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में भर गए। अब देखो इसके पास कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके किस में जाएंगे, सेकंड कोष में जाएंगे। इसमें जाएंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन इसके सेकंड कोष में जाएंगे। तो इस सेकंड कोष को ही हम इसका वैलेंस कोष कहेंगे, मतलब संयोजी कोष कहेंगे। इससे क्या है, ये ही वाला कोष इसका संयोजी कोष कहलाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान इसी कोष से होगा, ठीक है। तो आउटर सेल को, किसी भी परमाणु के आउटर सेल को ही हम क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। बैलेंस, वहीं से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन तो एक ऐसा है, कार्बन एक आपका सहसंयोजी बंध बनाता है। कैसा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। लेकिन क्या होता है, अगर कार्बन की जगह पर कोई दूसरा आ जाए, मान लो यहाँ पर अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है, तो कार्बन को अष्टक रूल फॉलो करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। हर तत्व चाहता है अष्टक रूल, मतलब अष्टक नियम धारण करना चाहता है, और आपका अष्टक नियम धारण करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका संयोजी कोष, संयोजी जो भी उसका संयोजी कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि संयोजी कोष में उसके 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया, उसमें उसने अष्टक रूल को फॉलो कर लिया, और अष्टक रूल को फॉलो कर लिया तो क्या है, वो एक स्थायी संरचना को धारण कर लेता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कार्बन के पास देखो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हम एक एग्जांपल दूसरा ले रहे हैं इसमें। यदि हम मान लो कार्बन की जगह और कोई परमाणु ले लें, जैसे मैंने Na ले लिया, कार्बन की जगह सोडियम ले लिया, Na को कार्बन की जगह Na ले लिया मैंने। अब Na के पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन होते तो इसके 4 इसमें भर चुके हैं, और 4 और भर दो, 4 5 6 7 8, तो इसका सेकंड कोष, फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आपके पूरा फिल हो गया। सेकंड कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, सेकंड कोष में आपके 8 इलेक्ट्रॉन जाते 2n² रूल से।
2n² रूल से क्या है, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन जाते। अब पहले वाले कोष, पहला भी कोष इसका पूरा हो गया और दूसरा भी कोष हो गया पूरा। अब तीसरे कोष में इसका 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। क्या पहुंचा है? तीसरे कोष में इसका 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचा, और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा, वो भी किस में पहुंचा होगा? एस उपकोष में पहुंचा होगा। किस उपकोष में? एस उपकोष में पहुंचा होगा। अब क्या है कि ये वाला देखो, इसका जो बैलेंस कोष रहेगा वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा? तीसरा कोष इसका बैलेंस कोष रहेगा, संयोजी कोष रहेगा। अब ये क्या करेगा कि अब अष्टक रूल धारण करना है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि इसके पास तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है? तीसरे कोष में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसका अष्टक रूल फॉलो होगा। तो क्या करेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये का क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं। जब Na पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या है कि एक स्थायी संरचना धारण कर लेगा। क्या कर लेगा? स्थायी संरचना धारण कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने सीखा? यहाँ पर ये देखो कि किसी भी परमाणु का जो आउटर सेल होता है, तो आउटर सेल को ही हम बैलेंस कोष कह देते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम आगे, देखो किस तरीके से परमाणु के और भी 1-2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। परमाणु क्या है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? मैं अगर बात करूं, जैसे मान लो Na की बात कर रहा हूं, Na11 है, तो ये Na जो है वो एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले कोष में पहुंचा है। Na का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे वाले कोष में पहुंच गया। अब ये तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो तीसरे वाले कोष में इसका अष्टक तो रूल फॉलो नहीं हुआ है न। जब अष्टक रूल फॉलो नहीं हुआ है तो ये स्थायी संरचना नहीं इसने धारण की। जब स्थायी संरचना नहीं धारण की है तो इस तरह से हम इस बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि परमाणु क्या है कि स्थायी अवस्था में, मतलब परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये जुड़ के और आपका जुड़ के किसी के साथ रह सकता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। देखो, तो यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या हुआ? इसने एक स्थायी संरचना धारण कर ली। स्थायी संरचना धारण कर ली तो क्या हो गया? ये अब ये स्वतंत्र रह सकता है। क्या है कि अब ये स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, अब हम बात, मान लो इनके आकार के बारे में बात करें। परमाणु का आकार धनायन बनने पर बढ़ जाता है और ऋणायन बनने पर आपका बढ़ जाता है, और धनायन बनने पर घट जाता है। ये देख लें, परमाणु 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 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आकार कम हो जाता है। आकार कम हो जाता है देखो, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका क्या हो जाता है? आकार कम हो जाता है, मतलब आकार छोटा हो जाता है, कह सकते हैं हम आकार छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। मैं बता दूं, देखो अभी इसके पास क्या थे, जो जनक परमाणु है, जनक Na आपका 11 है, तो ये जनक परमाणु है, इसके पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 ही इसके पास प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही इसके पास प्रोटॉन है। यदि ये क्या करता है, अब ये इसी स्थायी संरचना धारण करनी है। क्या करनी है? स्थायी संरचना धारण करनी है, तो ये वाला क्या करेगा? अपने तीसरे कोष से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये त्याग देगा। अब ये धनायन कंडीशन बना लेगा, Na आयनित रूप में हो जाता है। जब Na आयनित रूप में हो जाएगा तो क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अब कितने रह गए? अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 रह गए, और प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन इसके पास 11 है। ठीक है,
किसी भी परमाणु से आदान प्रदान होता है वो इलेक्ट्रॉनों का होता है, प्रोटॉनों का नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन कितने रह गए, 11 प्रोटॉन रह गए। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि नाभिक पहले क्या था, पहले नाभिक 11 इलेक्ट्रॉनों की प्रति नाभिक की पकड़ थी। अब क्या हुआ कि एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब पकड़ परमाणु की जो नाभिक की नाभिक में प्रोटॉनों की जो पकड़ है वो कितने की प्रति रह गई, मात्र 10 इलेक्ट्रॉनों की प्रति रह गई। जब 10 इलेक्ट्रॉनों की प्रति रह गई है किसकी, प्रोटॉन यहाँ से नाभिक की पकड़, तो क्या होगा, इन नाभिक के इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब प्रोटॉन जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ताकत पर पड़ जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं हम ज्यादा हो गया, और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉनों की प्रति पकड़ थी वो मजबूत हो जाती है। जब पकड़ मजबूत हो जाती है तो क्या होता है, इसका आकार ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आकार इस परमाणु थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा, इसके आकार में कमी आ जाती है, मतलब पहले की अपेक्षा छोटा हो जाता है। तो हम कहेंगे कि कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या होगा, उसके आकार में कमी हो जाए, कहने का मतलब आकार उसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जैसे ग्रहण करने की। परमाणु, यहां देखो, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता तब उसका आकार ग्रहण करता तब उसका आकार बढ़ जाता है। अब क्या है, कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाता है मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो, अब ये चीज तो मैंने देख ली, अब यहीं पर मैं एक परमाणु बना रहा हूं। इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण कर रहा है तो आकार कैसे बढ़ रहा है वो देखो। मैं चर्चा परमाणु की कर रहा हूं, इसमें देखो आपके पहला ये वाला नाभिक हो गया ये, अब देखो ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये वाला चौथा कोष हो गया। ठीक है, अब क्या है, मैंने ये परमाणु मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया कि ये परमाणु आपका क्या है, क्लोरीन का है, क्लोरीन 17 इसका ये परमाणु है। तो क्लोरीन का जब परमाणु है तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। तो देखो अब हम फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पहले कोष में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे कोष में 8 जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, दूसरे में 8 गए। अब बात कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन हमने कितने फिल कर दिए, पहले में 2 दूसरे में 8, तो टोटल हमने 10 फिल कर दिए। अब हम कर रहे हैं कितने, एक और तीसरी कोष में अब हम फिल करना स्टार्ट करें तो तीसरे में 7 जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो तीसरे में मैंने कितने 7 फिल कर दिए। अब क्या है, ये जो आकृति बन गई वो कहीं ना कहीं जनक परमाणु की बन गई। कैसे, जनक परमाणु की बन गई। यदि Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, Cl 17 और 1 नेगेटिव, यदि क्या है कि Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, जब क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसके बैलेंस कोष है, बैलेंस आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से ये किसकी संरचना धारण कर लेगा, ये आर्गन की स्थायी संरचना धारण कर लेगा, क्योंकि इसके पास इसके संयोजी कोष में क्या हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो ये आर्गन की स्थायी संरचना धारण कर लेगा। अब देखो मैं बात कर रहा हूं जैसे एक इलेक्ट्रॉन पहुंचने की, तो जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा, देखो नाभिक की पकड़ जो थी पहले आउटर सेल में, हम आउटर सेल की बात कर रहे हैं या सभी सेलों को देखते हुए चलो, तीनों सेलों की बात कर रहे हैं, तीनों को देखो, तो तीनों सेलों के प्रति नाभिक की पकड़ जनक के लिए जो क्लोरीन पहले था
17। तो उसके लिए पहले जो पकड़ थी वो सभी के लिए क्लियर थी उसकी, क्योंकि न ज्यादा न उसे खींच रहा था और न उसे ढकेल रहे थे, मतलब वो पकड़ उसकी थी जितने में उसे संतुलन अवस्था था, संतुलन उसकी अवस्था थी। अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जब आया तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो उतना नेगेटिव चार्ज आ गया। अब प्रोटॉन की बात करें, यहाँ पर प्रोटॉन इसके पास जो है वो कितने हैं, 17 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, यहाँ पर आधिक्यता हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की आधिक्यता हो गई तो यहाँ पर नाभिक का जो बल है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है, और जब नाभिक का बल कम पड़ जाएगा तो उतना पकड़ उतनी अच्छी नहीं रहेगी नाभिक की जितनी होनी चाहिए। जनक के लिए जितनी पकड़ थी नाभिक की इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रति, उतनी अब आयनित अवस्था में जो है क्लोरीन आयनिक रूप में हो गए, उतनी पकड़ इसमें नहीं रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि, उसका आकार बढ़ जाता है। और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या होता है, उसके आकार में कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये परमाणु के दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो उसका आकार घट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परमाणु के बारे में डिस्कस